दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश तिवारी लर्निंग पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में। भाई, बहुत सारे बच्चों की एक समस्या यही बनी हुई है, ज्योग्राफी कहाँ से और कैसे करें। अब ज्योग्राफी का जो पैटर्न है थोड़ा उसको समझेंगे, जो क्वेश्चंस है थोड़ा उसको जानेंगे और किस प्रकार से आप अपने एग्जाम में फुल मार्क्स ला सकते हैं, सारा इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे भाई वो भी इसमें ही डिस्कस है। बहुत मुश्किल से ये पैटर्न मेरे को मिला है, पुराना पेपर है, लेकिन भाई इसका जो पैटर्न है और जो उसके क्वेश्चंस हैं ये बहुत जरूरी हैं। थोड़ा सा पैटर्न में चेंजेस हो सकते हैं, बट समय सीमा वही 3 घंटे की रहने वाली है। 70 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, जिसमें से 30 मार्क्स आपके टीचर के हाथ में है। तो अगर आपने अच्छे से व्यवहार किया होगा तो भाई फुल मार्क्स मिलने वाले 30 में से 30। नहीं किया होगा टीचर नंबर काट ही लेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सभी प्रश्नों को करना जरूरी है। ज्योग्राफी में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना जरूरी आपको छोड़ना होता ही नहीं है, मतलब सब करना होता है। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक जो प्रश्न है उसके समान अंक, एक जो अंक है वो डिवीजन कर दिया जाता है, जिसमें से 1 से लेकर आपका 7 है, जिसमें 1 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। देखिए, डिवीजन थोड़ा सा करके अब 1 से लेकर 13 तक लगभग बढ़ा दिया गया है, तो 1 की संख्या बढ़ चुकी है। 8 से लेकर आपका 13 तक आपका जो क्वेश्चन है उनकी 3 की संख्या, लेकिन 2 की संख्या भी अब आने लग गई है। इसके अलावा 5 प्रश्न आपके ऐसे रहने वाले हैं जो 5 नंबर के होते हैं, और 5 नंबर के क्वेश्चंस में आपको कम से कम 150 वर्ड लिखना होता है, अधिकतम नहीं, इससे ज्यादा नहीं। भाई कहते हैं ना कि जितनी भूख लगी हो उतना ही खाना चाहिए, ज्यादा खाओगे तो भाई पेट खराब हो जाएगा। तो वही चीज है, जितना लिखने के लिए बोला जाए उतना लिखो, ज्यादा शाणे नहीं बनना होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आपके प्रश्नों की। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में मैंने देखा है, पिछले 5 साल से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं भाई, तो ये क्वेश्चन काफी दफा रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है कि रेगड़ मृदा किसे या किस फसल के लिए उपयुक्त है। भाई किस फसल के लिए उपयुक्त है, तो आपकी जो फसल कपास है इसके लिए रेगड़ आपका बहुत ज्यादा उपयोगी है। और रेगड़ जो मृदा है वह भारत की खासकर जो मृदा है, मतलब ये काली मृदा, खासकर इसको काली मृदा भी कहते हैं, ये आपका गुजरात और महाराष्ट्र के रीजन में पाई जाती है। तो कपास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और कपास से कपड़े बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, धरातल के सबसे नजदीक कौन से मेघ पाए जाते हैं। तो पक्षाभ स्तरी, वर्षा मेघ, कपासी मेघ, निम्स मेघ। तो आपका वर्षा मेघ जो कि वर्षा करवाता है, हमारे धरातल के सबसे नजदीक यही वाला मेघ है। अगला प्रश्न, शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार के जलवायु प्रदेश का नाम लिखो। तो भाई साहब है CWG। CWG आपका रहेगा, लेकिन AS जलवायु को तो भूलो मत, क्योंकि आपका भारत का जो ये मैप है इसमें तमिलनाडु जो ये रीजन है यहां पर आपका आता है AS जलवायु। इस रीजन में इसको कोरोमंडल तट भी कहते हैं। बहुत दफा पूछा गया कोरोमंडल तट कहां है, तो भाई ये रीजन रहेगा। मालाबार अगर आपसे पूछ ले मैप में कभी, तो ये वाला रीजन आपका रहने वाला है। इसी के साथ आगे चलते हैं, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भाई बहुत सिंपल आंसर इसका रहने वाला है गुरु शिखर। इसके अलावा नंदा देवी आपका है ये उत्तराखंड में, कंचनजुंगा जो आपका है सिक्किम में आपका लगभग आता है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों। ठीक है, शोभ मंडल की ऊंचाई लिखनी है भाई ध्रुवों पर। अब आपको पता है हमारी जो पृथ्वी है वो इस प्रकार से है, जिसको जियोइड बोला जाता है, गोल आकार की नहीं है, जियोइड आकार की है। तो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है और जो निचला भाग है ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और आपका दक्षिणी ध्रुव। तो जो ध्रुव है दोनों तरफ, वहां 8 किलोमीटर की ऊंचाई है शोभमंडल की, और जो मध्य रेखा है ये वाली मध्य रेखा यहां पर आपकी है 16 किलोमीटर की आपकी जो ऊंचाई है शोभमंडल की। लेकिन जो इलाके जहां पे भारत आता है वहां पर आसपास के जो रीजन है वहां 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर शोभमंडल पाया जाता है। इसी के साथ अगला प्रश्न, भारत में मिलने वाले 2 हॉटस्पॉट इलाके कौन से हैं। तो पश्चिमी घाट, भारत का जो ये मैप है इसमें जो ये इलाका है आपका, ठीक है, इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं। और पूर्वी हिमालय, तो हिमालय का मतलब जो आपका उत्तराखंड है, नेपाल के रीजन है, ये सब हिमालय का एरिया है। तो इसका पूर्वी भाग मतलब इधर की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न, खेजड़ी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो भाई जो खेजड़ी वृक्ष हैं वो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है। ठीक है, कौन से वन है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, भाई ये क्वेश्चन तो इतनी दफा आया हुआ है कि पूछिए मत, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से समझना। ठीक है, टाइम दीजिए इसको। प्रश्न है कि मृदा अपरदन क्या है और इसे रोकने के लिए किन मानवीय मूल्यों की आवश्यकता होती है, हम कैसे रोक सकते हैं। भाई मृदा अपरदन का बहुत बेसिक फॉर्म है कि आपकी जो मृदा है, मान लीजिए ये हमारी मिट्टी है, इसकी ऊपरी परत जो है ये जब ये हट जाएगी तो हट जाने को हम क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। इसके हटने के क्या कारण है, तो भाई 2 कारण, एक प्राकृतिक होता है और एक मानवीय कारण होता है।
प्राकृतिक कारण आपका जल, पवन और हिमानी तीनों हो सकता है। मानवीय कारण में आप मृदा का विनाश कैसे करते हैं? जब आप मृदा का अत्यधिक प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। कैसे बचा सकते हैं हम लोग? तो भाई सिंपल सी बात है, आप बचाना चाहते हैं तो भाई संवेदनशील हो जाओ, उसके प्रति प्रेम भावना एक रखो, मृदा के प्रति जागरूक हो जाओ, अवेयर हो जाओ, तब भी कर सकते हो। सामाजिक और अपनी सौहार्द और सहचार्य जो एक प्रकार से नीतियां हैं उनको अपनाओ यार। समाज के प्रति, प्रकृति के प्रति अपनी जो कर्तव्य है उसको निभाओ। ईमानदारी रखो यार, ईमानदार आदमी जो होता है वो हमेशा सही करता है, तो ईमानदार बनो और कर्तव्य निष्ठ बनो, अपने काम को लेकर के बहुत ज्यादा बने रहो, इसको डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है और भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है। भाई सिंपल सी बात है, जैसे हम कौन से महाद्वीप में पता है आपको? हम एशिया महाद्वीप में। तो भाई एशिया महाद्वीप में जो भारत है उसको उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत इस महाद्वीप में, मतलब एशिया महाद्वीप में जो हमारा प्यारा भारत है, वह एक प्रकार की विभिन्न भौतिक और भौगोलिक लक्षणों वाला क्षेत्र है, जहां पर एक महाद्वीप से बिल्कुल अलग हमारी क्या है, एक भौतिक और भौगोलिक हमारे लक्षण हैं। इस कारण भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब प्राकृतिक सीमाएं क्या हैं? तो भारत जो है वो उत्तर में हिमालय पर्वत और उत्तर पश्चिम में आपका हिंदू कुश जो सुलेमान श्रेणियां जो कि पाकिस्तान और आपका अफगानिस्तान के रीजन में पड़ती हैं, तो वहां तक आपका जाता है। इसी के साथ उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियां, उसके साथ दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा एक विशाल भौगोलिक इकाई हमारा है। जलवायु कैसी है? तो भाई हमारी मानसूनी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय आपकी मानसूनी जलवायु है। जहां कहां कहां सिमिलरिटीज है? तो भारत में है, पाकिस्तान में है, नेपाल में है, भूटान में है और बांग्लादेश में है। ये सिमिलरिटीज हमारे क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है 10वां, संकटोत्पन्न पौधे एवं जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से 3 भागों में विभाजित किया जाता है, विस्तार पूर्वक समझाइए। बिल्कुल सही बात है भाई, 3 भाग जो हैं उसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस ने 3 भागों में बांट दिया है। पहला भाग आपका होता है संकट उत्पन्न प्रजातियां, दूसरा शुभेद प्रजातियां, तीसरा दुर्लभ प्रजातियां। संकट उत्पन्न प्रजातियां ये वे प्रजातियां हैं जो भाई लुप्त होने वाली हैं, खत्म होने वाली हैं। इसको तो रेड सूची में डाल दिया गया कि भाई इस पर खतरा है, इस पर प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें कौन आता है? तो रेड पांडा। जो पांडा है वो व्हाइट और ब्लैक कलर का होता है, लेकिन रेड पांडा बहुत रेयर है, तो ये खत्म होने की कगार पर है। दूसरा है सुभेद प्रजातियां। ये वे प्रजातियां हैं जो संरक्षित नहीं किया गया है और इनके लुप्त होने की एक प्रकार से सहयोगी क्रिया है, अगर वो जारी रही, जिन कारण से ये लुप्त हो सकते हैं, अगर वो प्रक्रिया जारी रही तो भविष्य में इनका नामो निशान खत्म हो जाएगा, मतलब ये खत्म हो जाएगा। तीसरा हमारा इसमें है कि इसकी संख्या काफी कम हो रही है और इनका सर्वाइवल तय नहीं है भाई, ये नहीं रहने वाले आगे लंबे समय के लिए। दुर्लभ प्रजातियां, संसार में इन प्रजातियों की संख्या वैसे ही बहुत कम है और ये कुछ ही स्थानों पर सीमित हैं, बड़े क्षेत्रों में एक प्रकार से विरल रूप से बिखरी हुई हैं, बहुत कम क्षेत्रों में पाई जाती हैं। 11वां प्रश्न और काफी दफा आया हुआ प्रश्न हमारा है कि वी आकार की घाटी व यू आकार की घाटी में अंतर क्या है। देखिए, जो वी आकार की घाटी है वो जिसका निर्माण है वो नदियों द्वारा होता है, यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनद द्वारा होता है। दोनों का एक एक पॉइंट याद कर लिया। अगला आपको बता देना है कि जो वी आकार की घाटी है वो पर्वतीय ढालों पर जब तेजी से, ये जो पर्वत इलाका है, मान लीजिए पर्वत है, यहां से जब तेजी से आपकी पानी आएगा तो यहां पे गड्ढा करेगा और गड्ढा जैसे जैसे तेजी से आएगा वो वी आकार की आकृति बना देगा। कौन से आकार की? वी आकार की। लेकिन यही आकृति जब चौड़ी हो जाएगी, थोड़ी सी और चौड़ी कर दी जाएगी, तो ये यू आकार की आकृति बन जाएगी। दोनों के सामने समझ लीजिए 2-2 पॉइंट हो गए हैं। तीसरा प्रश्न है कि भाई, तीसरा पॉइंट इसका है कि यह स्थलाकृति उन पहाड़ी क्षेत्रों में बनती है जहां अधिक वर्षा होती है। मतलब वी आकार की जो आकृति है ये उन्हीं क्षेत्रों में बनती है और पर्वतीय इलाकों में बनती है जहां बहुत बड़ी मात्रा में वर्षा होती है और ऐसे इलाकों में होती है जहां चट्टान को काटना आसान हो। मतलब चट्टान अगर कठोर होगा तो वी आकार की घाटी नहीं बनेगी। इसी के साथ जो यू आकार की घाटी है यह स्थलाकृति उन बर्फ से ढके क्षेत्रों में बनती है जहां ढाल तीव्र होता है। कहने का मतलब पर्वतीय इलाका है, बर्फ से ढका है, लेकिन एकदम से ढाल बहुत तेजी से है, रोक नहीं सकते मतलब उसको, ठीक है, बहुत तेजी से बहती है वो। अगला प्रश्न है 12वां, भारतीय मानसून के प्रस्फोट, विच्छेद और निर्वर्तन का अर्थ जो है स्पष्ट करना है कि भाई इनका मतलब क्या है।
पहला हम जान लेते हैं कि मॉनसून प्रस्फोट क्या है। देखिए, मॉनसून जो प्रस्फोट है उसमें बहुत सिंपल एक बात कही जाती है कि जब भी वर्षा ऋतु में अचानक वर्षा बहुत तेजी से होने लग जाए और विद्युत बिजली चमकने लग जाए और बादलों का गरजना शुरू हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं? मॉनसून प्रस्फोट बोलते हैं। मॉनसून विच्छेद और इजी है। जब भी मॉनसूनी पवनें 2 सप्ताह या उससे अधिक अवधि में वर्षा करवाने में असफल रहती हैं, बारिश नहीं करवा पाती, तो जब बारिश नहीं करवा पाएंगी तो उस टाइम में क्या होगा? बहुत गर्म माहौल हो जाता है, उस गर्म और शुष्क दौर आ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मॉनसून का विच्छेद कहते हैं। मॉनसून का निर्वर्तन क्या होता है? देखो भाई, दक्षिण पश्चिम जो मॉनसून है, भारत के उत्तर पश्चिम जो इलाका है वहां से लौटना शुरू हो जाता है। पहले आपको तो ये बात पता होनी चाहिए कि मॉनसून आता कब है। तो 1 जून को मॉनसून भारत में अपना केरल के तट से स्टार्ट होता है और पूरे भारत में आपका लगभग आपका जुलाई के स्टार्टिंग तक शुरू हो जाता है, पूरा पहुंच जाता है और उसी के साथ 1 सितंबर से लौटना शुरू कर देता है, जो कि 15 अक्टूबर तक दक्षिणी प्रायद्वीप को छोड़ देता है और भारत के क्षेत्रों से लौट जाता है। और यही लौटती हुई जो पवनें हैं ये बंगाल की खाड़ी से वाष्पीकृत होती हैं। ये पवनें जो हैं, बंगाल की खाड़ी मान लीजिए ये है, ये बंगाल खाड़ी यहाँ है, यहाँ से ये पवनें आ रही हैं तो बंगाल खाड़ी से वाष्पीकृत हो जाएंगी, थोड़ा पानी लेंगी और यहाँ तमिलनाडु में आके यही जो पवनें हैं ये वर्षा करवाती हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ, अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तमिलनाडु में वर्षा करवाने में कौन सी पवनें ज़्यादा कारगर हैं, कौन सी पवनें करवाती हैं, तो पश्चिमी जो विक्षोभ हैं वो करवाती हैं। और ये कौन सा महीने में वर्षा होती है? तो दिसंबर के महीने में होती है। ठीक है। भौतिक भूगोल के अध्ययन के महत्व पर प्रकाश डालना है। अब हमें यह समझना है कि भौतिक भूगोल का जो अध्ययन है वो कितने डिविजन इसके किए जा सकते हैं। तो एक आपका होता है भूमंडल का, वायुमंडल का, जलमंडल का, जैव मंडल का अध्ययन हम लोग करते हैं। ये शाखाएं हैं इसकी। अब इसमें जो भौतिक भूगोल है, विशेषकर हम लोग आकृतियां और मानव क्रियाओं के बारे में जानते हैं। जो हमारे पृथ्वी की आकृति और मानव किस प्रकार से कार्य कर रहा है उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि मैदानों का प्रयोग मानव किस लिए करता है? कृषि के लिए करता है। पठारों एवं वन और खनिज संपदा के लिए विकसित किए जाते हैं। पर्वतों में नदियों के स्रोत होते हैं। चारागाह और वन आपका पर्यटन के स्थल बन जाते हैं। इसी प्रकार से जो जल मंडल है वहां पर सागर है और महासागर, अनेक प्राकृतिक संसाधन जैसे कि आपका खनिज हो गया, तेल हो गया, अन्य महत्वपूर्ण भंडार हो गए, वे पाए जाते हैं। और जलवायु में हमारे शरीर गठन, हमारा शरीर कैसा होगा? जैसे पर्वतीय इलाकों में कठिला शरीर होता है, मतलब आपके पैर बड़े मजबूत होते हैं, हाथ पर हाइट छोटी होती है। ठीक है। जानवरों की या चीज़ों की हाइट भी लगभग छोटी, क्योंकि तो वहाँ टेम्परेचर मतलब प्रभाव ज़्यादा होता है, वहाँ प्रेशर लेवल ज़्यादा होता है। तो खान पान, रहन सहन, वस्त्र, आभास, हर चीज़ चेंज हो जाती है और वही मैदानी इलाकों में वो चीज़ अलग हो जाती है। अब इसमें क्या कि मृदा, पौधे, पशुओं और सूक्ष्म जीवों के धारण जीव मंडल के लिए बहुत ज्यादा प्रकार से जो आधार है वो प्रदान कर देता है जलवायु। अगला प्रश्न हमारा है 14th। इसमें कहा जाता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय और चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में अंतर स्पष्ट करना है। यार बहुत सिंपल सी एक बात है कि जो आपका शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उसमें बेसिक फॉर्म ये है कि इसकी स्थिति जाननी है। अब स्थिति क्या है? जैसे हमारा पृथ्वी है, अब इसमें ये बीच का इलाका आधा आधा बांटा, इसको 0 डिग्री बोलते हैं। इसके जस्ट ऊपर आप जाइएगा, यहाँ ये जो इलाका जहाँ बता रहा हूँ मैं आपको, इससे ये ऊपरी उत्तरी गोलार्ध से जस्ट नीचे यहाँ पे, इसी को हम लोग बोलते हैं आपका 35 से 65 जो अक्षांश आपका कटिबंधीय क्षेत्र है। तो इस इलाके की ये बात कर रहा है। दिशा में ये पश्चिम पवनों के साथ साथ पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है। विस्तार कैसा है? इसका विस्तार लगभग 1000 किलोमीटर से अधिक है और वी आकार की आकृति लेता है। रचना कैसी है इसकी? तो ये भाई साहब शीतकाल में उत्पन्न होते हैं और 2 भागों में होते हैं, उष्ण वाताग्र और शीत वाताग्र। मतलब उष्ण मतलब आपकी जो एक प्रकार से गर्म हवाएं हैं और ठंडी हवाएं हैं। ठीक है। मौसम कैसा रहता है? तो भाई शीत लहर चलती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है और कई दिनों तक थोड़ी थोड़ी एक प्रकार से वर्षा होती रहती है। अब इसमें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या है? तो इसका जो फॉर्म है वो अक्षांश है 5 से 30। ये व्यापारिक पवनों के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। यहाँ पे देखिए पश्चिम से पूर्व था तो ये पूर्व से पश्चिम है, उल्टा हो गया। इसका कितना व्यास है, कितने लंबा, कितनी दूरी तक ये फैले होते हैं? तो आपका 150 200 किलोमीटर तक ये लगभग है। वाताग्र आकृति के होते हैं। प्राय ये ग्रीष्मकालीन में उत्पन्न होते हैं। केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? इसके आंख कहा जाता है और थोड़े समय के लिए तेज हवाएं चलती हैं और वर्षा एक प्रकार से भारी वर्षा करवाते हैं, बहुत तेजी से वर्षा करवाते हैं। 15वां प्रश्न, और भाई ये ज्यादा जरूरी है, इसको तो बिल्कुल आप समझ लीजिए और याद कर लीजिए।
प्रश्न है कि भूकंप किसे कहते हैं और भूकंप के प्रभावों का वर्णन करना है। भाई भूकंप का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है कंपन पैदा होना। पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, पृथ्वी की ऊपरी सतह में कंपन महसूस होना, हलचल महसूस होना भूकंप कहलाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जो ज्ञात भी हो सकते हैं, अज्ञात भी हो सकते हैं। ज्ञात का मतलब हमें पता है और अज्ञात का मतलब हमें नहीं पता है। आंतरिक भी हो सकता है, अंदर के कारण भी हो सकते हैं और बाहरी कारण भी हो सकते हैं। इस कारण से पृथ्वी की जो धरातल है वो अनायास का मतलब ऐसे ही, ठीक है, कंपन जब महसूस होगा तो उसे हम भूकंप कहते हैं। भूकंप के क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो भाई पहला प्रभाव तो जन धन की हानि होती है। जब भी भूकंप आता है मकान टूट जाते हैं, सारी सड़क वड़क जो संरचना है, बिजली के तार वार खंबे उम्बे सब कुछ गिर जाता है, पटरियां पाइपलाइन सब बिखर जाता है। तो ये जन धन की हानि और बड़ी संख्या में लोग मारे भी जाते हैं। अभी वर्तमान की अगर हम बात कर लेते हैं तो भाई तुर्की है, जो कि तुर्की हुआ करता था, और अभी हम सीरिया की, भाई वहां इतना तगड़ा भूकंप आया है कि लगभग आपका 40 से 45 हजार लोग मर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार की जन धन की हानि होती है। इसी के साथ बाढ़ का प्रकोप एक प्रकार से, तो बाढ़ से बांधों का टूटना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि जो भूकंप है वो अपने जो प्रभाव है, जो दबाव है, उसको बांधों को तोड़ देता है। जैसे ही बांध टूटेगा आसपास के जो इलाके हैं वहां पर पानी जाएगा, और जैसे ही पानी जाएगा तो आसपास के इलाकों को, घर को, लोगों को डुबा देगा और लोग अपने ही प्रकार से अपना घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सुनामी, देश में 2004 में बहुत बड़ा भूकंप आया था, जो कि सुमात्रा तट पर आया था, सुनामी एक प्रकार से, और सुनामी का रीजन भी भूकंप था। ठीक है, मतलब भूकंप आने से सुनामियां आ सकती हैं, बहुत तबाही मचाई जा सकती है। तो ये भी कारण है कि सुनामी भी भूकंप से आ सकती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 26 दिसंबर 2004 को जो सुमात्रा तट है वहां पर आप प्रकार से सुनामी आई थी। ठीक है, इसी के साथ भूस्खलन होता है। भूस्खलन का मतलब जो नवीन वलित पर्वत है, नए नए पर्वत हैं, वो एक प्रकार से धंसना शुरू हो जाते हैं। जब उस दरारें पड़ जाती हैं, उसमें दरारें पड़ जाती हैं तो वो धंसते हैं, और धंसने से क्या होता है, आसपास का जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, ये जो पर्वत है, मान लीजिए अब ये धंसेगा, ऊपर से गिरेगा, तो ये जो सड़क है यहाँ आके गिर जाएगा, यहाँ जैसे ही गिर जाएगा तो मार्ग अवरुद्ध, अब कोई आ जा नहीं सकेगा। इस प्रकार से ये भी एक हानि होती है। आग लगना बहुत कॉमन है, क्योंकि भाई गैस सिलेंडर है, शॉर्ट सर्किट बिजली से हो सकता है, तो आग लगना बहुत कॉमन है और इससे भी लोगों को हानि हो सकती है और चीजों को भी। अगला प्रश्न हमारा है 18वां, और भाई कोपेन के बारे में तो आपको जानना बहुत जरूरी है। जो कोपेन है, इन्होंने जलवायु को, भारत की जलवायु को 6 वर्गों में बांटा है, जिसमें से केवल हमें यहाँ 5 ही पॉइंट लिखने हैं, तो 6 वर्गों में बांटा है। ठीक है, पहला हम जान लेते हैं लघु शुष्क ऋतु का मानसूनी प्रकार, जिसको हम बोलते हैं AMW। ये पश्चिमी तट जो आपका है, जो पश्चिमी तट है भारत का, ये वाला इलाका गोवा का साइड का, यहाँ पर पाया जाता है। इसी के साथ उष्णकटिबंधीय सवाना, जिसको AW बोलते हैं, वो तटवर्ती प्रदेश कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, लगभग मतलब कुछ तटीय क्षेत्रों में, समुद्री क्षेत्रों को छोड़ करके पूरे प्रायद्वीप भारत में पाया जाता है, दक्षिण भारत में। और ग्रीष्म ऋतु में शुष्क मानसूनी, जिसको AS काफी इंपॉर्टेंट है, कोरोमंडल तट वाला, जो कि तमिलनाडु का जो रेंज है यहाँ पर ये वाला पाया जाता है। इसी के साथ अर्ध शुष्क स्ट्रेबीज वाला, जिसको BSHW बोलते हैं, यह वाला जो प्रायद्वीप है ये लगभग गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, आपका पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर के कुछ भाग में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है शुष्क ऋतु, जो शीत ऋतु है उसकी मानसूनी जलवायु CWG, ये भारत के उत्तरी मैदानों में पाया जाता है, तो इसकी बात भी हम लोग कर लेते हैं। अगला प्रश्न 17वां, और भाई ये जरूरी है और ये इसका तो फॉर्म आता ही आता है। ज्वार भाटा क्या है, इसके महत्व की चर्चा करनी है। भाई ज्वार भाटा का मतलब होता है कि भैया ज्वार मतलब देखिए ये समुद्र है, ठीक है, इस समुद्र में जब लहरें उठेंगी तो इसको, लहरों को उठने को बोलते हैं ज्वार, और जब ये बैठेंगी ऐसे गिरेंगी इसको बोलते हैं भाटा। ज्वार भाटा, इसके मुख्य रूप से ये चंद्रमा और सूर्य के जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो उसका प्रभाव है, उसके कारण ही ये उठते हैं और बैठते हैं। खासकर ज्वार भाटा का जो प्रभाव है हम अमावस्या वाले दिन और पूर्णिमा वाले दिन ज्यादा देख सकते हैं। अमावस्या वाले दिन सूरज के प्रभाव से होते हैं और पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा के प्रभाव से ज्यादा होता है। अब क्या इसके फायदे हैं, तो भाई फायदा एक तो ये होता है कि समुद्री जो नदमुख है, एक प्रकार से जो बंदरगाह है, वो अक्सर छिछले होते हैं। छिछले का मतलब सही नहीं होते, आकृति सही नहीं होती, जिससे समुद्र में हमारे जो जहाज हैं वो बिल्कुल आके उस बंदरगाह में टिक सकें। इसीलिए अक्सर क्या होता है, ज्वार जब आता है, जब पानी का वेग आता है, इसी के साथ हमारा जो जहाज है वो जहाज भी ऐसे ऐसे करके साथ में आ जाता है और यहाँ बंदरगाह में रुक जाता है। और जैसे ही भाटा आता है तो ये हमारा समुद्र की ओर बढ़ जाता है। तो ज्वार भाटे का इस्तेमाल एक प्रकार से बंदरगाह क्षेत्रों पे किया जाता है। उदाहरण है हुगली नदी पर कोलकाता का, और टेम्स नदी पर जो लंदन बंदरगाह है इसका उदाहरण है।
ज्वार भाटे की वापसी से क्या होता है कि भाई शहरों की जो गंदगियां हैं वो समुद्र में चली जाती हैं, तो एक ये फायदा शहर वालों को है। उसके अलावा ज्वार भाटे के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो ऊपर चढ़े हुए जो जल है उसको अगर हम बांध बना लें, मतलब जो जो जल चढ़ रहा है इसको हम अगर बांध बना लें और जब इसको गिराएं तो घर्षण की जो क्रिया होती है वह होगी, उठेगा और गिरेगा तो घर्षण की क्रिया होगी, और जैसे ही ये क्रिया होगी तो हम लोग बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। हमने ऐसा किया भी है। 3 मेगावाट जो शक्ति है इसको हमने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन जो दुर्गावानी इलाका है, ठीक है, हमने वहां पे लगा भी दिया है। मछलियों को पकड़ने के लिए जो आपके मछुआरे हैं वे भी ज्वार भाटे का इस्तेमाल करते हैं। जब ज्वार आता है एक प्रकार से तो वो बाहर की ओर निकल जाते हैं, सुरक्षित तटों पर लौट आते हैं, ज्वार की ओर वापस आते हैं तटों की ओर, और भाटे के साथ समुद्र की ओर चले जाते हैं। तो ये भी फॉर्म है, मतलब मछुआरों को बड़ा उपयोगी होता है। इसी के साथ ज्वार भाटे के कारण सागर जल में निरंतर हलचल बनी रहती है और जिससे साफ रहता है वो, और जमता नहीं, गंदगी जमती नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है 18वां, तापमान का व्युत्क्रमण अथवा प्रतिलोम किसे कहते हैं। भाई तापमान का जो व्युत्क्रमण है वो विशेषकर क्या होता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा तो तापमान घटता है, परंतु कुछ कारणों से तापमान बढ़ने के साथ साथ आपका अवस्था में चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ जाएंगे तो तापमान आपका घटेगा, लेकिन व्युत्क्रमण में क्या होगा, तापमान ऊपर जाते जाते बढ़ेगा, मतलब गर्म और होगा। तो ये क्यों होगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमण होता है। अब किन कारणों से होता है, तो भाई जब लंबी रातें होती तब ऐसा होता है। कब होता है, जब लंबी रातें होती हैं। पृथ्वी के दिन के समय क्या होता है, गर्म होता है, रात को ठंडी हो जाती है, तो समय के साथ पृथ्वी के आसपास में भी वायु ठंडी हो जाती है और ऊपर की ओर वायु जो है अपेक्षाकृत गर्म ही रह जाती है ऊपर, मतलब, ठीक है। अगला है स्वच्छ आकाश। स्वच्छ आकाश में क्या होता है, भौतिक विकिरण द्वारा पृथ्वी के ठंडा होने के कारण स्वच्छ और मेघरहित होता है, तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है व्युत्क्रमण को करने के लिए। शांत वायु, अगर हलचल ही नहीं होगी तो व्युत्क्रमण जो है वो बिल्कुल बना रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर में चेंजेस नहीं ला पाएंगे। शुष्क वायु, अगर गर्म है तो भाई सिंपल वही है कि तापमान तो घटना चाहिए था, ठंडा होना चाहिए था, लेकिन वो बढ़ रहा है क्योंकि शुष्क वायु है, गर्म वायु है। हिमाच्छादन, जिन इलाकों में पर्वतीय इलाके हैं वहां भी क्या होता है, जिससे वायु की निचली परत ठंडी रहती है और तापमान का व्युत्क्रमण हो जाता है, तो हिमाच्छादित क्षेत्रों में भी होता है। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा कि वन संरक्षण नीति कब लागू की गई और उसके उद्देश्य क्या थे। भाई पहली बात तो यह है कि वन है तो वन से संबंधित है, वनों के संरक्षण को लेकर है, उनके संतुलन को बनाए रखने के लिए है। कैसे, किससे और क्यों, तो भैया जनसंख्या से बचाए रखने में, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है तो वनों को बचाने की बहुत जरूरत है। नगरीकरण बहुत बढ़ रहा है, जैसे नगरों को, मतलब नगरों को बसाने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, तो इसलिए बचाने के लिए बहुत जरूरी है। औद्योगिकरण हो रहा है इसलिए वन काटे जा रहे हैं, तो भैया इसीलिए हमें बचाने की जरूरत वन को है। तो 1952 में हमने एक वन नीति, राष्ट्र नीति पहली बार बनाई, लेकिन 1998 में एक नई राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई और जिसमें यह कहा गया कि हर इलाके में 33% भाग पर वन लगाना जरूरी है, और जिन इलाकों पर भूमि का सामाजिक वानिकी और वनारोपण करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में जो कि खासकर भूमि खराब है वहाँ हमें क्या करना है, वनारोपण करना है। सामाजिक वानिकी मतलब पेड़ पौधे थोड़े बहुत लगाने हैं, ठीक है। अगला, वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन उपलब्ध करवाना और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को उपयोग में लाना। यहाँ पर हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जो आदिवासी लोग हैं उनसे जंगल ही छीन लो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनको लकड़ी जो है, लकड़ी का जो उपयोग कर रहे हैं उससे हटाकर अन्य चीज़ों का भी वो लोग प्रयोग करें, जिससे उनका जीवन यापन सही से चलता रहे। इसी के साथ वन जो पेड़ हैं वो लगाने के लिए बढ़ावा देना, पेड़ों की कटाई को रोकना, उसके लिए आंदोलन चलाना, जैसे कि चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए भारत में किया गया था, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग भी लिया था, और यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी बताने की बात भी की जा रही है। वन और अन्य वन्य जीव संरक्षण की भागीदारी की बात है, और देश की प्राकृतिक धरोहर हमारी और जैविक विविधता है उसको बनाए रखने की हमें काम करना चाहिए। इसी के साथ जब हम बात करते हैं तो भाई मृदा किसे कहते हैं, और भारत में पाई जाने वाली लैटराइट मृदा की हम बात करेंगे। देखिए लैटराइट इसमें आ चुका है, लेकिन मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप काली मृदा भी करके जाइए, आप जलोढ़ मृदा भी करके जाइए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मृदा क्या है, तो भाई मृदा जो है वह विशेषकर पृष्ठ की, हमारे भूमि की ऊपरी भाग है, ठीक है, और ये चट्टानों के टूटने फूटने से, बारीक कणों के बनने से और वनस्पति के सड़े और गले होने से रासायनिक और जैविक क्रिया होती है और जिससे मृदा बन जाती है। लैटराइट मृदा जो है वह लैटिन शब्द के लैटर से बना है, जिसका अर्थ होता है ईंट, और लैटराइट मृदा जो है ये एक प्रकार से शुष्क है और आर्द्र मौसम के क्रमिक परिवर्तन, पहले तो मतलब क्या था, शुष्क था, गर्मी था, फिर ठंडी में परिवर्तित हो गया, तो लैटराइट मृदा का निर्माण हो गया और ये मृदा उपजाऊ नहीं होती है,
ठीक है, खासकर ये जो मृदा है वो तमिलनाडु और मेघालय के रीजन में पाई जाती है। इसी के साथ अगला हमारा प्रश्न जो है वो मैप को लेकर है। तो भाई मैप को समझने के लिए हमें बहुत ध्यान से इसको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन को आप इसको याद करिए, जो महाविविधता है, जो बहुत बड़े लेवल पर डाइवर्सिटी है, वो इंडोनेशिया में ही है। केवल इंडोनेशिया का लोकेशन ये रहा। अगर आपसे पूछेगा कि समुद्री जलधारा ब्राजील की कौन सी, भाई ये कौन सी जलधारा है, तो ब्राजील की जलधारा है। यदि आपसे पूछता है कि पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो कि यहाँ है। लेकिन अगर यही चीज यहाँ लोकेशन दे दिया होता तो आपको रॉकी पर्वत का नाम बताना था। इसी के साथ कम लवणता वाला सागर कौन सा है, तो काला सागर है। और काला सागर जो आपका जस्ट आप जाइएगा, जो आपका अरब प्रायद्वीप है उसके ऊपर जाके, तो यहाँ पे आपको काला सागर मिल जाएगा। एक छोटी प्लेट, तो कोकोस प्लेट है आपकी। कौन सी प्लेट है आपकी, यहां पर देखिए कोकोस प्लेट है ऊपर की तरफ। ये यहां अगर दे देता बाहर की तरफ, नजका प्लेट थी। दोनों बहुत फेमस है, ऊपर है कोकोस, नीचे है नजका। और अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस और बनाऊं और मैप की वीडियो अगर बनाऊं, तो प्लीज कमेंट में मुझे बताओ, मैं ऑफकोर्स ऐसी वीडियोस और बना सकता हूं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आपका कि भारत को लेकर के, भाई भारत में कौन सा मैप का क्वेश्चन आ सकता है। भाई ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो प्रायद्वीप पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर है गोदावरी। और गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की गंगा है। अगर प्रश्न आ जाता है दक्षिण भारत की गंगा कौन है, तो गोदावरी नदी है। असम राज्य की जीव मंडल निश्चय कौन सा है, तो मानस। ठीक है, या फिर आपका काजीरंगा भी है, जो गैंडा प्रमुख है, पर गैंडे को संरक्षण देने के लिए है। जम्मू कश्मीर जो आपका है, वहां पे कौन सी झील है, भाई बुलर झील है, मीठे पानी की झील है। और उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा, तो भाई एक प्रकार से ठंडे जो शीतकालीन वर्षा जो होती है पंजाब हरियाणा के रीजन में हो जाती है। और लैटराइट मृदा के क्षेत्र कौन से हैं, तो आपको मेघालय और तमिलनाडु है, जैसे मैंने ऊपर बताया था। लोकेशन बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, तो लोकेशन वाइज करो। और अगर आप चाहते हैं कि मैप आपका सही हो, तो प्लीज रोज प्रैक्टिस करो। ऐसे एक दिन से करने से मैप नहीं आने वाला, थोड़ी प्रैक्टिस करो, आराम से चीजें आ जाएंगी। भाई वीडियो समझा दिए, सारे क्वेश्चन कवर करवा दिए। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि और वीडियोस ऐसी बनाता रहूं, तो प्लीज सपोर्ट करो और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करो। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।